मगर हम कुंडली रखते हैं हर आदमी की। कुंडली, कुंडली समझते हो ना? ये ब्राह्मण लोग कुंडली निकालते हैं, उनको मालूम है ब्राह्मणों की कुंडली वामन मेश्राम के पास है। मेरे पास है डाटा हर राज्य में, क्योंकि हमारे पास 31 स्टेट में 542 डिस्ट्रिक्ट में 3,500 तहसीलों में 22,000 ब्लॉक में 1.5 लाख गांवों में हमारा संगठन फैला हुआ है। पिछले 43 ईयर से ये काम मैं कर रहा हूं, 19 साल की उम्र से। आरएसएस से संगठित शक्ति किए बगैर मुकाबला करना आसान नहीं है। ब्राह्मण को पूछता है, पंडित जी हमारे घर में बेटा पैदा हुआ, क्या नाम रखे? हमारे एक आदमी ने ऐसे एक आदमी को पकड़ा, अरे बच्चा पैदा हुआ तो नाम भी रख ले। तो कहता है नहीं नहीं नहीं, बच्चा पैदा करना आसान काम है भाई, नाम रखना कठिन काम है। अब इतनी बुद्धि तो हमारे पास है नहीं जितनी उसके पास है। तो उसने कहा चलो ऐसा ही है तो फिर जाओ। तो उसने पंडित को पूछा, पंडित जी हमारे घर में बेटा पैदा हुआ, क्या नाम रखे? कहा कब पैदा हुआ? कहा बुधवार को पैदा हुआ। अच्छा बुधवार को पैदा हुआ, बुद्धू राम रख गए। तो हमारे आदमी को शब्दों का कोई अर्थ समझ में तो आता है नहीं, हमारे बहुजन समाज में। तो हमारे आदमी ने पंडित जी को कहा बुद्धू राम। कहा पंडित जी हाँ बुद्धू राम, अच्छा नाम लगता है, सुनने में अच्छा लगता है। उसको पता नहीं बुद्धू राम का मतलब होता है गधे राम, मूर्ख राम। हमारे आदमी तो पता तो होता नहीं है। कहा दक्षिणा कितना देवे? कहा 1001। तो हमारा आदमी नाम रखने के 1001 रुपया देता है। जब घर बैठे बैठे पंडित जी को 1001 रुपया मिल जाए तो हल चलाने की जरूरत है? ये खतरनाक होने का दूसरा सबूत दिया आपको। तीसरा सबूत, कितने पढ़े लिखे लोगों को यह पता है कि इस देश में 5-5 नेशनल लेवल की पार्टियां अकेले ब्राह्मणों की है। अगर इस देश में ईमानदारी से चुनाव करवाए जाए तो ब्राह्मणों की संख्या 3.5% है, कर्नाटक में 1.5% है। तो 1.5% लोग जो है अगर ईमानदारी से चुनाव करवाया जाए तो ग्राम पंचायत का पंच नहीं चुन सकते, सरपंच बनाने का सवाल नहीं है। जो लोग गांव का सरपंच नहीं बना सकते वो देश की पंचायत का प्रधानमंत्री नॉमिनेट कर रहे हैं। ये जो नरेंद्र मोदी है ये ब्राह्मणों का नॉमिनेट किया हुआ प्रधानमंत्री है। नॉमिनेट अंग्रेजी का शब्द है, हमारे लोगों को अंग्रेजी का ये शब्द समझ में नहीं आएगा। बाबा साहब आम्बेडकर ने 1932 को राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में इस्तेमाल किया था। नॉमिनेट का मतलब, मैं देहाती आदमी हूं, देहात से आया हूं, आपको देहाती उदाहरण देकर बताता। गांव में जब शादी होती है, शादी होने के बाद हमारा शादीशुदा आदमी परिचय करवाता है, ये मेरी शादीशुदा बीवी है। तो दूसरा आदमी पूछता है ये जो औरत खड़ी है ये कौन है? ऐसी रखी हुई है, ऐसी रखी हुई है। तो ये जो नरेंद्र मोदी है ये ऐसे ही रखा हुआ ब्राह्मणों का प्रधानमंत्री है। तो मैंने आपको नॉमिनेट शब्द कहा था, आपको समझ में नहीं आया तो मुझे देहाती बनना पड़ा और देहाती बनकर आपको समझाया, आपको समझ में आया। सवाल भाषण करने का नहीं है, सवाल समझने का होता है, समझना जरूरी है। तो नरेंद्र मोदी जो है ये गुजरात का बैकवर्ड जाति का आदमी है और बैकवर्ड
का आदमी को ये ब्राह्मणों ने नॉमिनेट किया है, नॉमिनेट किया हुआ प्रधानमंत्री है। ये वास्तविक, हाँ, नॉमिनेट मतलब अंग्रेजी में नॉमिनेट और देसी भाषा में रखा हुआ प्रधानमंत्री है। रखा हुआ प्रधानमंत्री का मतलब होता है जैसे रखी हुई औरत के फैसले रखने वाला आदमी करता है, वैसे ही नरेंद्र मोदी जो भी फैसले करता है वो उसके फैसले नहीं होते हैं, उसको रखने वाला फैसले करता है। आप लोग नरेंद्र मोदी को गाली देते हैं, मैं नरेंद्र मोदी पर दया करता हूं। मैं अमित शाह एक गुजरात का जैन बनिया है जिसकी संख्या 2% है ऑल इंडिया में, ज्यादा नहीं है। तो ये आरएसएस के ब्राह्मणों ने, संगठित ब्राह्मणों ने इन लोगों को प्रधानमंत्री और होम मिनिस्टर बनाया, और वो सारे फैसले वो लोग करते हैं और सारे देश भर में गालियां इन लोगों को सुननी पड़ती है। ब्राह्मण इतने होशियार और चालाक लोग हैं, सब कुछ करवा रहे हैं, मगर गाली उसको कोई नहीं दे रहा है। एक वामन मेश्राम है जिसको मालूम है बदमाश असली कौन है। तो इसलिए साथियों, इस देश में उदाहरण के लिए मैंने आपको यह कहा कि 5-5 नेशनल लेवल की पार्टियां अकेले ब्राह्मणों की है। 1885 को नेशनल कांग्रेस बनाई गई। चटर्जी, मुखर्जी, बैनर्जी, गोखले, तिलक, आगरकर, इन लोगों ने कांग्रेस बनाई। मैंने बहुत मुसलमानों को पूछा 1885 को जब कांग्रेस बनी तो उसमें कौन मुसलमान था बताओ? एक भी मुसलमान नहीं था, सारे बनाने वाले ब्राह्मण थे। मैं यहां बहुत सारे संख्या में मुस्लिम लोग हैं इसलिए बता रहा हूं, आपको समझ में आ जाए इसलिए बात, फैक्ट बता रहा हूं, तथ्य बता रहा हूं सबूतों के साथ। तो एक कांग्रेस ब्राह्मणों के बनाया हुआ संगठन है, तो उन्होंने हमारे लिए थोड़ी बनाया। जब 15 अगस्त 47 को आजादी मिली तो 2 बातें हुई। नंबर 1, अंग्रेज नाम का विदेशी चला गया और जवाहरलाल नेहरू नाम का काश्मीरी ब्राह्मण भारत का हुक्मरान हो गया। एक विदेशी चला गया, दूसरा विदेशी भारत का हुक्मरान हो गया, और उसने लाल किले पर भाषण देकर कहा, जो दूसरा विदेशी हुक्मरान हो गया उसने भाषण देकर कहा हम आजाद हुए, और हम लोगों ने माना हम आजाद हो गए। एक विदेशी चला गया, दूसरा विदेशी भारत का हुक्मरान हो गया, और हमने मान लिया भारत आजाद हो गया। अब इसमें हमारी तो गलतियां हैं बहुत सारी, हमारी नासमझियां है, नादानियां है। इसलिए मैं आपको आपसे जिंदाबाद नहीं करवा रहा हूं, दिमाग में कुछ खुराक डाल रहा हूं, समझ रहे ना? लड़ने के लिए लोकतंत्र में चाकू, छुरी, बंदूक, गोली नहीं चलती। लोकतंत्र में लड़ने के लिए जानकारी और ज्ञान चाहिए। तो मैं अभी आपको केवल जानकारी दे रहा हूं, ज्ञान बड़ी चीज है, वो आगे देखूंगा। पहले जानकारी आपको दे रहा हूं, इसको समझने की जरूरत है, क्योंकि यही जानकारी कल मैदान में लड़ने के लिए आपके काम में आएगी। क्योंकि जानकारी लोकतंत्र में हथियार है। चाकू, छुरी, बंदूक, गोली लोकतंत्र में हथियार नहीं है, जानकारी हथियार है। तो पहली बात मैंने आपको बताई। दूसरी बात,
15 अगस्त को जब पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने फैसला किया कि 14 अगस्त 47 तक 33% मुसलमान प्रशासन में थे। तो जवाहरलाल नेहरू और कांग्रेस ने आजाद भारत में उनको 2.5% तक नीचे लाया। ये महान काम पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया, जिस जवाहरलाल नेहरू को आप लोग आधुनिक भारत का निर्माता, महान समाजवादी, महान सेकुलर, बच्चों का चाचा, हम अपने सगे चाचा को चाचा नहीं कहते हैं मगर नेहरू को जरूर चाचा कहते हैं। ये जानकारी भी थोड़ा आपको मैं दे रहा हूं कि आज 14 अगस्त 47 तक 33% मुसलमान प्रशासन में थे, अभी 2.5% रह गए। डाटा देख लेना, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के आधार पर बोल रहा हूं, सरकारी डाटा बता रहा हूं। जब पंडित अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने सीनियर आईएएस अधिकारियों को बुलाया, कहा कि हमें मुसलमानों के विरोध में कुछ करना है, आप बताइए क्या कर सकते हैं। सीनियर आईएएस अधिकारियों ने अटल बिहारी को कहा कुछ नहीं कर सकते। कहा क्यों? प्रधानमंत्री है भाई, हमारी सत्ता है, क्यों कुछ नहीं कर सकते? तो कैसे करेंगे? क्या बताइए, कुछ नहीं कर सकते, आप क्यों ऐसा कह रहे हैं? कहा कि प्रशासन में अब मुसलमानों को 2.5% तक नीचे लाया गया है। हम ही लोगों ने तो ऑर्डर निकाले हैं, हमको तो मालूम है, सरकार थोड़ी ऑर्डर पर साइन करती है, मिनिस्टर हम करते हैं, सरकार बोलती है हम ऑर्डर निकालते हैं। अब आपको गल्फ कंट्रीज से, मध्य पूर्व से तेल लाना है, 2.5% से नीचे करोगे तो दुनिया वालों को, जो मुस्लिम देश है जहां से तेल लाना है, उनको दिखाना पड़ता ना 2-4%। हमारा सेकुलर है भाई, हम भी, तो तेल फिर मिलता है, थोड़ा सस्ता मिलता है। अगर 2-2.5 से नीचे लाओगे तो फिर तेल की समस्या पैदा होगी। कहा कि ये कैसे हुआ? कहा कि ये तो कांग्रेस ने किया, आपको करने के लिए कुछ बचा नहीं है। ये सारा का सारा काम कांग्रेस के समय में हुआ। नहीं, कांग्रेस वाले तो सेकुलर है, ये कैसे किए? कहा कि ये तो कांग्रेस वालों का आप पूछिए, हमें मत पूछिए, ये हमारा प्रशासन के अधिकारियों का मामला नहीं है, ये आप उनसे पूछिए। भाई यहां बैठे हुए बहुत सारे कांग्रेसी होंगे, एक बात। दूसरी बात, कांग्रेस नहीं होंगे तो कांग्रेस को ठप्पा मारने वाले भी बहुत सारे हैं। मैं आप लोगों को यह तथ्य इसलिए बता रहा हूं कि आपका समर्थन लेकर ही 33% मुसलमानों को 2.5% तक नीचे कांग्रेस ने लाया, जिसे आप लोग सेकुलर मानते। दूसरी बात, खतरनाक होने के लिए बता रहा हूं आप लोगों को। तीसरी बात, जो दूसरे नंबर की पार्टी है भारत की कम्युनिस्ट पार्टी, श्रीपाद अमरू डांगे नाम का बॉम्बे का ब्राह्मण था, कोकनस्थ ब्राह्मण, जिसे महाराष्ट्र में कोबरा ब्राह्मण कहा जाता है। कोबरा समझते हो ना? हाँ, ये कह रहे हैं, हाँ ये बराबर है, आपके समझ में आ गया। तो ये वो कोबरा ब्राह्मण था, उसने भारत की कम्युनिस्ट पार्टी बनाई, बनाने वाला भी ब्राह्मण था। दूसरी पार्टी। तीसरी पार्टी, भारत की कम्युनिस्ट पार्टी से एक नई पार्टी बनी, उसका नाम है मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी। इसको बनाने का काम केरला के ईएमएस नंबूदरी ब्राह्मण था। हो गया तीसरी पार्टी नेशनल लेवल की, जिसके आज जनरल सेक्रेटरी सीताराम येचूरी है। ये साउथ इंडिया का काला ब्राह्मण है। नॉर्थ इंडिया का जो गोरा ब्राह्मण है, उससे काला ब्राह्मण ज्यादा खतरनाक होता है। आप साउथ इंडिया में रहते हैं, इसलिए आप लोगों को थोड़ा खबरदार कर रहा हूं, सतर्क कर रहा हूं। आप लोग सतर्क हो जाइए, क्योंकि आपको क्या लगता है, अरे मेरा कलर उसका कलर एक है भाई। नहीं, चलो एक नहीं,
ज़हनियत निर्धारित करती है, समझ लो, शरीर नहीं, जहन, दिमाग निर्धारित करता है। तीसरी पार्टी। चौथी पार्टी, 1952 को जब भारत में पहली बार चुनाव हुआ तो आरएसएस के गोडवलकर ने पॉलिटिकल पार्टी बनाई, उसका नाम रखा जनसंघ। उसका पहला राष्ट्रीय अध्यक्ष श्यामा प्रसाद मुखर्जी, बंगाली ब्राह्मण। 77 में अटल बिहारी आडवाणी ने यह पार्टी जनता पार्टी में विलीन की। झगड़ा हुआ, 80 में बाहर आए और अटल बिहारी ने एक नई पार्टी बनाई। पार्टी का नाम रखा भारतीय जनता पार्टी और उसका पहला राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित अटल बिहारी वाजपेयी, फिर ब्राह्मण, चौथा ब्राह्मण। नाम के साथ बता रहा हूं। किसी को मैं 20 साल से कह रहा हूं और किसी ने कोई एतराज, क्योंकि जो सच बोलता है, जो सच बोला जाता है, उससे डिफेमेशन नहीं होता है, समझ रहे क्या? इसलिए हमारे खिलाफ अभी तक कोई केस या एफआईआर दाखिल नहीं हो पाया और जिन्होंने करने की कोशिश की वो लोग हाई कोर्ट में मुंह की खा के वापस चले गए। ये कानून मैं जानता हूं, बहुत भली बाती, संविधान में जानता हूं, हमारे बाप का लिखा हुआ है, अच्छी तरह से जानते, भली भांति जानते हैं। पांचवी पार्टी है तृणमूल कांग्रेस। ये बंगाल की ममता बनर्जी, बंगाली ब्राह्मण, उसने बनाई और 2017 में चुनाव आयोग ने उसके पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया। 5 नेशनल लेवल की पार्टियां अकेले ब्राह्मणों की। इसका मतलब समझते हो? इसका मतलब है कांग्रेस जाएगी तो बीजेपी आएगी, बीजेपी जाएगी तो कांग्रेस आएगी। काशीराम जी कहा करते थे, एक सापनाथ है, एक नागनाथ है। सापनाथ जाएगा तो नागनाथ आएगा, नागनाथ जाएगा तो सापनाथ आएगा। सापनाथ के पास जहर है, नागनाथ के पास भी जहर है। जो भी इनके साथ जाएगा जहर से मर जाएगा। तो हमारी हालत ही है, हम या तो बीजेपी के साथ जाते हैं या तो कांग्रेस के साथ जाते हैं और सापनाथ नागनाथ के पास जहर है, जैसे ही जाते साले जहर से मर जाते। हमारी हालत इसी वजह से करा, ये समझना जरूरी है। सबूतों के साथ बोल रहा हूं।